ग्राम्य विद्यापीठ के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग एमपीपीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए जो एमपीपीसीएस की परीक्षा आप लोगों की 2025 वाली है। ठीक है, कब है आप लोगों को पता है ना? तो वो 16 फरवरी 2025 को है। तो उसके लिए हमको सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल नया वाला सिलेबस है। 18/1/2024 को ये सिलेबस निकाला गया था। तो आपके लिए ये जो सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सिलेबस को देखते हैं तो मैं ये बताऊं कि क्या क्या होता है, शॉर्ट में बता देती हूँ, आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे। तो देखिए, आपकी परीक्षा जो होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, एक पेपर जीएस का होता है और दूसरा पेपर सी सेट का होता है। और दोनों पेपर जो होता है 2-2 घंटे का होता है और दोनों पेपर 2-200 मार्क्स का होता है, मतलब एक पेपर 200 नंबर का होता है। साथ में ध्यान रखिए, फिर मेंस की परीक्षा होती है। मेंस की परीक्षा में टोटल 6 पेपर होते हैं और ये 6 पेपर अलग अलग होते हैं, उनका सिलेबस अलग अलग है, वो भी यहीं पे देखेंगे। ये जो दोनों पेपर है प्रीलिम्स का ना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। और उसके बाद वो इंटरव्यू का स्टेज होता है, उसके बारे में कोई डिटेल सिलेबस नहीं है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की परीक्षा देखते हैं। तो प्रीलिम्स की परीक्षा जो जीएस है, तो फर्स्ट पेपर का यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। तो जीएस का पेपर जो है उसमें सबसे पहले भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास एक एक लाइन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो 2024 का प्रीलिम्स का पेपर था वो एज इट इज़ सिलेबस से उठाया गया था। जैसे कि सिलेबस में लिखा हुआ है भारत का इतिहास, तो लिखा है संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो यहाँ से सेम क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, श्रुति स्मृति जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, तो वहाँ से सेम क्वेश्चन बने हैं। फर्स्ट यू कैन, इफ़ यू आर नॉट रेफरिंग इवन नाउ, सो फर्स्टली यू रेफर द पेपर ऑफ 2024 प्रीलिम्स। आपको अंदाज़ा लग जाएगा पेपर कितना इंक्लाइन था टूवर्ड्स द सिलेबस। एक एक लाइन से क्वेश्चंस आए हुए थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो पेपर है वो सिलेबस से आ रहा है। तो सबसे पहले सिलेबस को देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ बोला जा रहा है संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट्दर्शन, स्मृतियाँ, ऋत तथा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषास्त्र, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। फिर उसके बाद है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं, भारत की संस्कृति विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो ये जो था ना भारत का इतिहास, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आर.एस. शर्मा की बुक से या लूसेंट से कवर हो जाएगा, वहाँ पे इतना डिटेल नहीं दिया होगा, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी से रेफ़र करना होगा या फिर किसी ऑथेंटिक सोर्स से, जहाँ पे भारत के वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, जो ये फर्स्ट टॉपिक है ना, जो बाकी की टॉपिक है, जैसे कि ये टॉपिक आप लोग देख रहे हैं ना, भारत स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन, ये आपको मिल जाएगी आराम से किसी बुक में। ये सेकंड टॉपिक से लेकर के लास्ट टॉपिक तक मिल जाएगा, लेकिन जो ये फर्स्ट टॉपिक है ये स्पेसिफिक बुक से मिलेगा। वो बुक से मैंने नोट्स कंप्लीट की है, बाद में उसको मैं इसी चैनल पे पढ़ा दूँगी, क्योंकि बाकी टॉपिक इजीली मिल जाएंगे। ये टॉपिक से सवाल भी बन रहे हैं और ये थोड़ा सा जटिल टॉपिक है, क्योंकि एग्जैक्टली जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो कि कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक इरा की है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी ऑथेंटिक बुक में भी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति एवं साहित्य, ये बहुत आसान टॉपिक है, आराम से बुक में मिल जाता है। तो इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल बन रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, वंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं उनकी बोलियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 15 सवाल लगभग यहीं से आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद भारत का भूगोल, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे भारत का भूगोल लिखा हुआ है, मतलब विश्व का भूगोल नहीं है यहाँ पे। तो जिसमें पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें एज इट इज़, भारत के जितने पर्वत हैं तो पूरा पर्वत एक बार पढ़ लीजिएगा, जितनी पहाड़ियाँ हैं उनको पढ़ लीजिएगा, जितने पठार हैं, जितनी नदियाँ हैं, जितनी झीलें हैं, एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, या किसी बुक में लिखा है तो उसको एज इट इज़ पढ़ लीजिएगा। एक भी नदी, एक भी पर्वत, पठार, नदियाँ या झीलें छूटने ना पाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं। जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीना, दक्षिण दोलन, इनमें एग्जैक्टली इनका क्या मतलब होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सभी मतलब एक थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिर्फ फैक्ट से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। जलवायु परिवर्तन के परिणाम, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, ये फैक्ट से याद कर लीजिएगा। प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ। प्रमुख देखिए यहाँ पे पहली हरित क्रांति और दूसरी हरित क्रांति दोनों पढ़नी है। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, उनके एग्जाम्पल्स। भारत के में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात कितने आए हैं अभी तक, जो जो इम्पोर्टेंट है, जिसने बहुत ज़्यादा हानि भारत में पहुंचाई है वो सभी। जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल दिया हुआ है, विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि एक बहुत बड़ी टॉपिक होती है, वो यहाँ पे कट किया गया है, तो उसको टोटली इग्नोर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत बड़ी फिर हो जाती है। उसके बाद आपको सातों महाद्वीप कवर करने हैं और सभी चीज़ें, तो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से पूछी गई है, जिसमें से वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजना, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण। फिर उसके बाद भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मतलब पॉलिटी आ जाती है, जहाँ पे एक साथ में दिया हुआ है इंडियन और मध्य प्रदेश की पॉलिटी। तो संविधान सभा बहुत ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है, लेकिन फैक्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, तो राष्ट्रपति की टॉपिक में कौन सा अनुच्छेद कहाँ पे क्या कह रहा है, उनके कितने पावर है, कितने राष्ट्रपति, कब, कैसे, कहाँ हुए, और उनके समय में कौन से इम्पोर्टेंट काम हुए, वो सब यहाँ इम्पोर्टेंट है। संसद पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन कौन कौन से हुए, बहुत इंपॉर्टेंट लेंथी टॉपिक है। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राजनीति नीति निर्देशक तत्व, मतलब ऐसा नहीं लिख दिया कि सिर्फ आपको पॉलिटी पढ़ना है, फिर वो समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली बता रखा है कि आपको पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। नागरिकों के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक आयोग एवं संस्थाएं, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जैसे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सुशासन, अभिशासन व्यवस्था, मैं एक वीडियो लेकर के जल्द ही आऊँगी इस वीडियो के बाद, स्पेशली 2024 के ओल्ड ईयर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ, मेंस में भी डिस्कशन करूँगी, पर ध्यान रखिएगा इसको देखने के बाद मैं तुरंत ही इसी चैनल पे एक वीडियो लाऊंगी, जिसमें मैं 2024 के जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसका एनालिसिस आपको लेकर के करके दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा सिलेबस जो है वो इंक्लाइंड हो चुका है पेपर बनाने के लिए, एज इट इज़ सवाल वहाँ से पूछ रहे हैं। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास। देखिए इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था की कुछ टॉपिक को मेंस में भी बढ़ाया गया है, और प्रीलिम्स के जो भी नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, जो भी आपके पास डाटा होगा, उसको इस मामले से बना करके रखिएगा कि आपको मेंस देना है,
क्योंकि जितना डिटेल सिलेबस एमपी पीसीएस ने दे रखा है, किसी भी पीसीएस या इवन यूपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसका भी इतना डिटेल सिलेबस आप नहीं पाएंगे। तो मैं कहूँगी कि जो नया सिलेबस आया है एमपी पीसीएस का, वो बहुत ही, पिछला सिलेबस भी इतना क्लियर नहीं था मैटर को लेकर के। इस बार जो भी मैटर है, जो भी मटेरियल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया है, ये अच्छी बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। मतलब ये करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स वाला जो करंट अफेयर होता है वो मतलब नए अपडेटेड डाटा में पढ़ा दूंगी। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास। अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ एवं G20, सार्क तथा आसियान। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 7वीं टॉपिक जो है आप लोगों की वो है विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। मैं ये कह सकती हूँ, जो ये आपको इतना डिटेल सा सिलेबस दिख रहा है ना कि इतना बड़ा सिलेबस होता है क्या, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर इतने डिटेल तरीके से आपने प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी कर ली, नोट्स मेकिंग करके पूरा सब कुछ फैक्ट, मतलब टाइम अब 4 महीने का है आपके पास, कम टाइम नहीं है। अगर मेरे साथ जुड़ते हैं और एमपी पीसीएस ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो मैं आपकी इतनी नोट्स प्रिपरेशन करा दूंगी, इतनी चीज़ें आपको पढ़ा लिखा दूंगी कि मेंस का परीक्षा आपके लिए, मैं सच बोल सकती हूँ कि एक हलवा लगेगा, जिसे अंग्रेजी में आप लोग केक वॉक कहते हैं। इंडियंस ईट हलवा टू मच, तो वो आप समझिए वो आपके लिए एक हलवा होगा। क्योंकि जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, प्रीलिम्स में मेहनत करना, ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स कर रहे हैं सेपरेट, मेंस कर रहे हैं सेपरेट। जो प्रीलिम्स में किया वो कोई वैल्यू नहीं रखता है मेंस में, जी नहीं। मार्क्स भले जुड़े ना जुड़े फाइनल मेरिट पे, पर यहाँ का नॉलेज जुड़ेगा आपकी मेंस में भी, और फिर वो जाकर के हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू में भी और आपके लाइफ में भी। तो जो भी पढ़िएगा बिल्कुल बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से पढ़िएगा। आगे जो है 7वीं टॉपिक जो है आप लोगों की वो है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। ये लूसेंट की एक बुक है, वहाँ से कवर करा दूंगी। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, मानव शरीर संरचना, बायोलॉजी, पोषण आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक, सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी, पर्यावरण कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। अगली टॉपिक है आप लोगों की, सोचिए प्रीलिम्स में इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के कभी भी, इसके पहले जो 2023 तक प्रीलिम्स हुए है ना, किसने किसने दिया 2023-24 का प्रीलिम्स, आपको बहुत अंतर दिखा होगा। तो 2024 के प्रीलिम्स से पूछा जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। तो आपको करंट अफेयर में बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली में यही तीनों चीज़ें होती हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, राइट। फिर उसके बाद अंतिम आप लोगों की शायद ये टॉपिक आ चुकी है, जी हाँ अंतिम है, और ये है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ठीक है, तो ये मतलब लेंदी टॉपिक है, मतलब आप कह रही ये इस टॉपिक को पता है हम लोग जैसे लास्ट में सिलेबस में दिया है ना, वैसे ही जब हम लोग ये 9 टॉपिक कवर कर लेंगे, नोट्स वोट्स बना करके याद वाद करके, फिर 10वीं टॉपिक पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इंडलेस सिलेबस है। अब बताइए मध्य प्रदेश की जनजातियों में कितनी वैरायटी पाई जाती है, वो सब कुछ यहाँ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और मैं कहूँगी कि अगर 200 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है ना, तो मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए 150 में, बाकी सब है 50 में। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले साल का एनालिसिस करने के बाद यही, मतलब जनजातियों से इतना सवाल पूछ रहा है ना कि कोई हिसाब नहीं है। पूछे भी क्यों ना, क्योंकि जो हमारे प्यारे जनजातीय लोग हैं, जो
मध्य प्रदेश के, वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे प्रदेश का, है ना। रंगीला एक जो मुखौटा है मध्य प्रदेश का, वो बिना जनजातियों के अधूरा है, ठीक है। आप भी इस बात को मानते होंगे। तो सिलेबस ने भी काफ़ी तवज्जो दे रखी है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतू जनजातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। इसमें एक भी चीज़ मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यानी सब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में लोक साहित्य, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिलेबस है। और द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब जो सीसेट का पेपर है, फटाफट उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सीसेट में, बोधगम्यता मतलब जो रीजनिंग होती है, जीवन शैली प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, मानसिक सामान्य मानसिक योग्यताएं, आधारभूत संख्यान मतलब मैथ आएगा। क्या क्या मैथ में आएगा, संख्या, उनके संबंध, विस्तार, क्रम, 10वीं कक्षा का के स्तर तक का आंकड़ों का निर्वाचन मतलब जो DI होता है ना, तो डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों का पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा के स्तर तक। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा के स्तर तक का यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ये आप लोगों का पेपर 2 है। इस वाली क्लास में जो है मैं मेंस का पेपर कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। ये मेंस का सेपरेट वीडियो आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जल्दी 2 क्लास, कौन कौन सी, एक तो जो 2024 का पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, बोथ सीसेट एंड GS, दोनों का एनालिसिस मैं इसी चैनल पे लेकर के आऊँगी। और दूसरी चीज़ मेंस का सिलेबस लेकर के मैं इसी चैनल पे आऊँगी। जो बच्चे हिंदी में समझ पाए हैं ठीक है, अगर इंग्लिश वालों को थोड़ी भी दिक्कत हुई है तो मैं कोशिश करूँगी इंग्लिश वाला सिलेबस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने हालांकि समझाने की पूरी कोशिश की है सरल भाषा में, सिलेबस को मतलब तोड़ के एकदम आप लोगों के लिए समझाया। दूसरी चीज़, जो सिलेबस के अलावा जो चीज़ आप लोगों के लिए एकदम पिन पॉइंट बनती है वो है आप लोगों की बुक लिस्ट। आप लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं बुक लिस्ट के लिए, हालांकि बुक लिस्ट इतना कुछ है नहीं कि मतलब वही बुक लिस्ट है। मैं आप लोगों को बोलूँ कि इस टॉपिक को आप कवर करना बस शुरू कर दीजिए, फिर वो कहीं से आप करिए। बस ये टॉपिक ऐसी कवर हो जाए जिससे प्रीलिम्स आप लोगों का निकल जाए। और जो प्रीलिम्स का नॉलेज है वो रद्दी कागज बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं आप लोगों को बताऊं। मेंस के सिलेबस को आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ से आप लोगों को स्क्रॉल करके मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये एकदम सेम टू सेम हूबहू, मतलब कह सकती हूँ ना कि अगर जिसने प्रीलिम्स अच्छे से तैयार कर लिया, मेंस उसके लिए मैं कह सकती हूँ हलवा होने वाला है। ऐसा सिलेबस इस बार दिया गया है। तो मिल करके तैयारी करेंगे और इस बार 16 फरवरी 2025 को हम अपनी एक सीट मेंस के लिए कंफर्म करेंगे और फाइनली सेलेक्ट होंगे। इसी के साथ जय हिंद, मिलेंगे अगली क्लास में।